अब यहाँ पे दो विमाएं में चलने वाली जो गति हमने पढ़ी, 2 डायमेंशन मोशन जो हमने पढ़ा, उसका एक स्पेशल मोशन है जिसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, इस गति में क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं पृथ्वी के सतह के आसपास, बहुत ऊंचे जगह की बात नहीं कर रहा, तो वो ग्रेविटी, गुरुत्व बल जो है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है, उसके अधीन वो चल रहा होता है। उसी गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। मतलब आप किसी गेंद को फेंक रहे थे, तो किसी गेंद को ऐसे फेंकते हो इस दिशा में, तो ऐसे फेंकते हो तो क्या इसी तरह से आप ऊपर चलता रहता है? नहीं, ये ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाकर नीचे गिरते गिरते नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, इसी गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी के अंडर होता है। ठीक है, और किसी कोण में फेंको या सीधा फेंको, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलेंगे। लेकिन ये सारी बातें कब सही है? जब आप पृथ्वी से ज्यादा ऊंचा नहीं फेंक रहे। ठीक है ना, पृथ्वी के सतह के आसपास ही ये काम कर रहे हो, क्योंकि जैसे ज्यादा ऊपर की बात करोगे तो वहां पे ग्रेविटी ही बदलने लगेगा, जी का मान बदलने लगेगा, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अर्थ के आसपास, नियर अर्थ ये काम हो रहा होता है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ 2 डायमेंशन मोशन में, जबकि मैंने ये त्वरण में भी बता रखा है आपको, एक 1 डायमेंशन मोशन में भी बता रखा है। फिर मैं उस चीज को याद दिलाता हूँ। देखिए क्या है वो चीज, यदि वेग सदिश, ठीक है, एवं त्वरण सदिश एक ही दिशा में हो, मतलब इसके मध्य कोण कितना है, कोण 0 डिग्री है, या फिर विपरीत दिशा में हो, इस प्रकार हो। ठीक है ना, तो त्वरण एवं वेग विपरीत दिशा में है, तो यहाँ कोण कितना है, 180 डिग्री। किसके मध्य कोण की बात हो रही है? वेग एवं त्वरण के मध्य कोण की बात हो रही है। ठीक है, वेग एवं त्वरण के मध्य कोण की बात हो रही है, जो कि 180 और 0 डिग्री है। यदि इस प्रकार का कोई बात है, मतलब वेग और त्वरण एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में है, तो वस्तु किस पथ में वो चलेगा, वो सीधी रेखा होगी। ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आगे चलता जाएगा। तो यदि वेग एवं त्वरण एक ही दिशा में है, तो इसकी पथ कैसी होगी? इसमें पथ होगी स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में वस्तु चलता जाएगा, इस प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा ही चलता जाएगा सीधी रेखा में। कब? यदि वेग एवं त्वरण या तो एक ही दिशा में है या फिर 180 डिग्री विपरीत दिशा में। इसमें क्या होगा? बंधन होगा, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने का दर कम होगा और वो रुक जाएगा। फिर हो सकता है पलटी मार के वापस चलने लगे, लेकिन वो सीधी रेखा में ही जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, ये मैं ले लेता हूं केस 1। ठीक है, केस 1 जिसमें थीटा 0 है या 180 है, मतलब v जो है वो त्वरण के समांतर है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, अगर ऐसा हो तो सीधी रेखा में चलता है। लेकिन यदि ऐसा ना हो, ठीक है, तो केस 2 ले लेते हैं। केस 2, इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेग एवं त्वरण के मध्य कोण 0 और 180 के अलावा है। ठीक है, कोई भी, मैं पहले अक्यूट एंगल ले लेता हूँ, 0 से 90 के मध्य कोई कोण है, 90 नहीं है। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो क्या हो रहा होगा, इसको समझते हैं। तो इधर है त्वरण, ठीक है, और इधर है वेग। ठीक है,
तो इसके मध्य कोण थीटा है। अब ये सीधी रेखा में नहीं जाएगा, अब इसकी जो पथ है वो उसकी वक्र टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है ना, वो कर्व हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, टेढ़ा, तो वो सीधी रेखा में नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो वो ऐसे परिवर्तित होना लगेगा, कर्व पाथ हो जाएगा, ठीक। अब ये किस प्रकार हो रहा होगा मैं इसको हम समझाता हूं। त्वरण का दो घटक होगा, एक घटक वेग के दिशा में होगी, ठीक है ना, इसके आप कॉम्पोनेंट ले लो तो a cos थीटा आ गया इधर, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं a पैरेलल, क्यों, क्योंकि वो वेग के दिशा में ही है, पैरेलल, ठीक है, और एक ले लेते हैं इधर जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसके दो घटक हो गए, जो एक वेग के दिशा में और एक वेग के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब सुनो, ये पैरेलल का काम क्या है, ये लाइन का मतलब पैरेलल हो गया, पैरेलल मतलब समांतर, जो वेग के दिशा में, इसका काम क्या है, इसका काम है इस जो वेग है ना उसके परिमाण को बढ़ाना या बदलना। यदि इसके विपरीत दिशा में होगा तो उसको कम करेगा, उसी दिशा में होगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जो वेग के दिशा में त्वरण है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब चाल बदलने का दर, ठीक है ना, किस दर से चाल बदल रहा है, स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, तो इसका काम है ये इस वस्तु की दिशा बदलता है, ठीक है ना, दिशा बदलने का काम किसका है, ए परपेंडिकुलर का, लंबवत परपेंडिकुलर का निशान है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है चेंजेस डायरेक्शन, इट चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है, दिशा बदलता है, ठीक है, इसको लिखोगे दिशा बदलता है, ठीक है ना, ये जो घटक है ये इसकी दिशा बदलेगा। तो यदि त्वरण का मान अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, यदि वो कांस्टेंट है, नियतांक है, तब जो पथ वो चल रहा होगा वो परवलय चलेगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, यदि a कांस्टेंट हो तब वस्तु का पथ परवलय का मतलब क्या है, पैराबोला, ठीक है ना, तो पैराबोला हो जाएगा पथ का, तो ये पैराबोलिक चलेगा, ठीक है ना, सर्कुलर नहीं होगा, वृत्ताकार नहीं होगा। वृत्ताकार होने के लिए क्या होना चाहिए, वेग और त्वरण के मध्य 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब सिर्फ लंबवत होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो पथ परवलय होता है, ठीक है ना, परवलय होता है, तो वस्तु का पथ परवलय होता है, पैराबोलिक होगा, कब, जब a कांस्टेंट होगा और उनके मध्य कोण 0 से 90 के मध्य, इनफैक्ट 90 से ज्यादा भी हो, कोई भी डिग्री हो, ठीक है ना, तो 90 नहीं होना चाहिए बस, तो उसका पथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला याद है आपको, पैराबोला इसको भी बोलते हैं, और
इसको भी बोलते हैं। ये कब होता है? ये y और x है, y x। ये कब होगा? जब ये y इक्वल्स टू प्लस kx को, है ना, ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर इस प्रकार है, ऐसा हो जाएगा कब? जब y नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ये कब होगा? जब y रूट एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ हो गया, और ये इस प्रकार हो गया। अगर कुछ शिफ्ट होगा तो आगे से चला जाएगा, है ना, या ऊपर से भी आया तो ये ऐसा, मान लो ये t बराबर 0 पे 0 नहीं है, ये तो यहाँ है कहीं, तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। ये बात होगी। और इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव होगा तो नीचे से इस प्रकार हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये गणित है, गणित इसमें लगाते रहिए, अपने आप ही पर वाले का मतलब समझ में आ जाएगा कैसा हो। अब इसी में आगे स्पेशल पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी की बात करेंगे, जिसमें जी जो है वो त्वरण है, और त्वरण तो कांस्टेंट ही होता है ना। तो वहां पर ये बात देखेंगे कि किस प्रकार वो काम करेगा, कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति पथ को कैसे चेंज करेगा, और कब हम बोलेंगे कि ये प्रक्षेप्य गति है, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति के लिए क्या बताया मैंने? त्वरण ग्रेविटी के अंदर होना चाहिए, और किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी के आसपास ही फेंकें, ठीक है। देखते हैं प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति पे सबसे पहला है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब आप ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड में ही जाके वस्तु गिरेगी वापस, ठीक है। तो केस 1 पे आते हैं। सबसे पहले केस 1, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, ठीक है ना। मतलब समझना इस पॉइंट को, कि मान लीजिए ये आपकी क्षैतिज है, ठीक है। यहां से आपने एक वस्तु को फेंका ऐसे u वेग से थीटा कोण पर। तो आप जब इस वस्तु को फेंकते हैं तो आप क्या देखते हैं कि ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर जाकर ऐसे गिर जाता है। तो ग्राउंड से आपने फेंका और ग्राउंड में ही जाकर वो गिर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के गति को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अक्ष में इसको विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इधर वाला जो है ये हो गया x अक्ष, और इसके लंबवत एक अक्ष ले लेंगे जिसको बोलेंगे y अक्ष, ठीक है। और ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, ठीक है। ठीक, अब सुनो, क्योंकि आप इसको गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही फेंक रहे हैं, तो यहाँ ग्रेविटी इस दिशा में लग रही होगी। ये हो गया जी, ठीक है। अब देखो जी यहाँ भी है, और इसको आप इस जगह भी मान सकते हो, चलो यहाँ पर, यहाँ भी जी होगा। तो देख रहे हो, वेग और जी के मध्य जो कोण है वो कोण 0 डिग्री नहीं है, ना ही 180 डिग्री है। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, और इसका जो पथ है वो कैसा है, पैराबोला है, ठीक है। तो ये परवलय है, इसकी पथ कैसी है, परवलय, ठीक है ना, मतलब पैराबोला। पैराबोला है इसकी पथ, क्यों? क्योंकि ए और यू के मध्य कोण 0 डिग्री नहीं है, और ए कांस्टेंट है, यानी कि जी कांस्टेंट है। इसीलिए ये पथ कैसी होगी, पथ जो होगी वो परवलय होगी, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो, इसमें दोनों ही दिशा में
दोनों ही दिशा में वस्तु चल रही है। वाई अक्ष में भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एक्स में भी चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है? इधर भी बढ़ रहा है और ऊपर भी बढ़ रहा है, फिर नीचे ऊपर वाला कम हो रहा है, नीचे वाला बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप दो दिशा में इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये 2 डायमेंशन मोशन का स्पेशल केस है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति जो है वो द्विविमान गति, द्विविमीय गति का स्पेशल केस है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो देखिए प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग, तो इसके 2 घटक ले लीजिए आप। इस दिशा में क्या होगा, इस दिशा में होगा u cos थीटा, और इस दिशा में क्या होगा, u sin थीटा। मैंने वेग के 2 घटक ले लिए, ठीक है। अच्छा, तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ, प्रारंभिक वेग हो गया u cos थीटा, किधर, x अक्ष की ओर। y अक्ष की ओर प्रारंभिक वेग क्या है, तो y अक्ष की ओर है प्रारंभिक वेग, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो y अक्ष की ओर प्रारंभिक वेग क्या है, u sin थीटा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स अक्ष की ओर त्वरण क्या है, सारा का सारा त्वरण वाई अक्ष में, तो एक्स अक्ष में कितना है, 0। सारा का सारा त्वरण वाई अक्ष में है, किधर है, नीचे की ओर। आपने ऊपर की ओर प्लस माना है, तो नीचे की ओर क्या हो गया, माइनस, तो माइनस जी रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष की ओर जो भी गति हो रहा है, उसका कोई भी असर वाई अक्ष की ओर नहीं होगा, और वाई अक्ष की ओर जो भी गति हो रहा है, उसका कोई भी असर एक्स अक्ष की ओर नहीं होगा, क्योंकि ये जो त्वरण है, इसकी कोई भी घटक एक्स अक्ष की ओर नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ से तो लंबवत ही है, ये 90 डिग्री है, तो इस जी का कोई भी घटक एक्स अक्ष की ओर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एक्स अक्ष की ओर त्वरण 0 हो गया। इसका मतलब आप देखिए, एक्स एक्सिस में जो गति है वो किस प्रकार की गति होगी, बताओ। तो एक्स अक्ष की ओर त्वरण 0 है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक समान गति होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति होगा। और ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। अब एसेलरेटेड मोशन के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ, जब त्वरण कांस्टेंट हो, अचर हो, नियतांक हो, तब इसके 3 समीकरण लग सकते हैं, है ना। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसमें त्वरण 0 है, तो एक ही समीकरण लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते जाइए। अब एक्स एक्सिस में जो विस्थापन होगा, विस्थापन उसको कैसे लिखोगे, तो विस्थापन एक्स अक्ष की ओर क्या होगा, केवल u इंटू टी, बस a तो 0 ही। अच्छा, अब इधर क्या क्या लगा सकते हैं, इधर सारे समीकरण लगा सकते हैं। v बराबर u, अब ये देखो माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ लगेगा माइनस जी टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में माइनस जी टी होगा, ठीक है। तो s वाई अक्ष की ओर होगा, ut माइनस
हाफ ए इन द वाई डायरेक्शन, तो ए वाई में क्या है जी, तो जी टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर यू वाई माइनस 2GS इन द वाई डायरेक्शन। ठीक, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया तीसरा समीकरण, ये हो गया चौथा समीकरण। ठीक है ना, 4 समीकरण है। ठीक है, तो ये सारे समीकरण लगाकर आप किसी भी वक्त कहीं पर कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए जरा ध्यान से, कुछ चीजें जो आपको अगर पहले ही निकाल के रख लेंगे, उसके सूत्र बना लेंगे तो काफी आसान होगा आगे पढ़ना। ठीक, उनमें से एक है ये वाली दूरी को क्या बोलोगे, ये वाली दूरी को क्या बोलोगे, ये हो गया अधिकतम ऊंचाई, तो इसको एच मैक्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाली दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलेंगे रेंज, इसको आर से लिख दिया मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे रेंज। रेंज का मतलब परास। ठीक है, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। ठीक है, और ये क्या हो गया अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, और उसके बाद और क्या निकालेंगे, एक समय निकालेंगे, है ना, समय। तो उड्डयन काल उसको बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तो ये सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सभी का सूत्र निकालेंगे, एच मैक्स का, रेंज का, ठीक है ना, समय का, उड्डयन काल वगैरह सब कुछ निकालेंगे। इसको अब लिखते हैं। चलो, तो सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या है, कितने समय तक वो वस्तु हवा में है ना, जब से आपने फेंका और जब वो वापस पहुंच चुका है अपने जहाँ तक पहुंचना था, तब तक वो हवा में रहा, तो उसी को बोलते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको कैपिटल टी से लिखेंगे, ये क्या है उड्डयन काल, उड्डयन काल। अब उड्डयन काल के लिए आप देखिए यहाँ पर t बराबर 0 पे यहाँ था और t बराबर t पर ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, t बराबर t पर यहाँ पहुँच गया। तो जब आप देखेंगे तो y यानी कि विस्थापन y दिशा में 0 हो रहा है। कब, जब t का मान कैपिटल T है। सही है, तो जो समीकरण हमने लिखा उस समीकरण में वो समीकरण लिखो जिसमें y दिशा में विस्थापन और समय का समीकरण है, वो लिखना है। तो कौन सा लिखोगे, ये एस वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, जब समय उड्डयन काल है उस समय विस्थापन 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0 बराबर यू वाई का मान क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक बार टी कॉमन लोगे तो एक 0 हो जाएगा, एक चीज तो 0, हाँ सही बात है, टी बराबर 0 पे हो वहाँ। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा टी बराबर, ये 2 चल गया इधर, तो 2u साइन थीटा बटा जी, ये आ गया। ठीक है, तो इसको आपको सूत्र बनाकर याद कर लेना है। तो समय उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल होगा 2u साइन थीटा बाई जी। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी वस्तु को ऐसे ऊर्ध्वाधर फेंकते हो ऊपर, तो उसका समय काल क्या होता है, उसका भी उड्डयन काल क्या होता है, समय कितने देर तक वो हवा में रहता है, वापस आपके हाथ में कब आएगा। तो उसका आंसर था 2u बाई जी। यहाँ पे u की 2 घटक हो गए, u cos थीटा, u sin थीटा।
तो केवल u sin थीटा ही यहाँ पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अभी भी वही सूत्र है, सिर्फ वो वाला u ले रहे हो जो लंबवत है, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि ये है 2u y g, ठीक है ना। y दिशा की ओर जो वेग था, प्रारंभिक वेग, उसी से उड्डयन काल आता है, ठीक है। अच्छा, अब समय पता चल गया। अब निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, एच मैक्स, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को मैंने लिखा है एच मैक्स, ठीक है, और ये है अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, चलो क्या हो रहा है यहाँ पे जरा देखो। जब ये अधिकतम ऊंचाई पहुंचता है उस समय वेग जरा समझो, वेग, तो वेग y अक्ष की ओर जो वेग है वो 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ये इस यहाँ पर वस्तु रुक चुकी है? क्या उसका वेग 0 है? वेग 0 नहीं है, उसकी वेग का y घटक 0 है। इसका मतलब अभी भी इसका वेग इधर क्या होगा, u cos थीटा होगा, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। क्यों चेंज होगा इधर? क्योंकि इधर तो कोई त्वरण ही नहीं है जो इसको चेंज करेगा, कोई त्वरण ही नहीं है, इसलिए u cos थीटा रहेगा। लेकिन y अक्ष की ओर जो वेग है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहां लिखोगे कि जब sy का मान h max है ना, sy तो है ये y अक्ष की ओर अधिकतम ऊंचाई है, उस समय आप क्या बोलेंगे कि vy का मान 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2ay sy, तो ये 0 हो गया। uy क्या है? u sin थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h का मान क्या हो गया? h का मान हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये हो गया देखो h मैक्स। फिर से मैं बोलूँगा, याद करो, जब आप प्रारंभिक मतलब एक दिशा में, एक विमा में पढ़ रहे थे, वन डायमेंशन में पढ़ रहे थे, उस समय एच मैक्स का आंसर क्या आया? u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे क्या आया? u साइन स्क्वायर, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है, देखो u साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब अभी भी मेरा सूत्र वही है, सिर्फ उसको किस प्रकार याद करना है? उसको याद करना है u y का स्क्वायर बटा 2g, इस प्रकार याद करना है। इसका मतलब किसी भी वस्तु को जब आप फेंकते हो तो वेग का ऊपर वाला ही घटक, ऊपर वाला घटक जो है लंबवत घटक है, वही उड्डयन काल में आता है, ठीक है, और वही एच मैक्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद करके रखना है, ये दोनों ही सूत्र बिल्कुल याद करके रखना है। लेकिन ये याद करते समय ये भी ध्यान रखना है कि ये कब लगेगा। ये लगेगा जब ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन हुआ है, मतलब अगर आप क्षैतिज में फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में जहाँ फेंके वो हॉरिजॉन्टली वहीं पहुँच गया, तभी तो sy 0 होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे sy 0 लिया और समय का मान ले लिया, उस समय जो समय खर्च हुआ है वही समय उड्डयन काल हुआ। उसके बाद अधिकतम ऊंचाई के लिए मैंने क्या किया, vy का मान 0 कर दिया, ठीक है। vy का मान 0 मतलब अधिकतम ऊंचाई के समय वेग 0 होगी, लेकिन केवल लंबवत वाला वेग 0 होगा, क्षैतिज वाला वेग 0 नहीं होगा, तो वहाँ पे u cos थीटा आ रहा है। तो ये सूत्र हो गया, ये आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है। अब इसमें मैं अगला निकाल के दिखाऊंगा आपको, ये रेंज क्या होगी, ये परास क्या होगा, ठीक है ना। ये परास, क्षैतिज परास, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये ज्ञात करना है।
तो आप खुद से ट्राई कीजिए क्या होना चाहिए। इस दिशा में आपको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो इस दिशा में वेग क्या है, u cos थीटा। क्या कोई त्वरण है इधर, नहीं है, तो इसका मतलब आप लिखोगे केवल स्पीड इंटू टाइम, मतलब u cos थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना खर्च हुआ, तो इतना खर्च हुआ उड्डयन काल वाला समय, तो उसको इससे गुणा करोगे और निकालो क्या आ रहा है, लिखो। तो अगला है क्षैतिज परास, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज ही हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये क्षैतिज दिशा में, तो ये है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए ये रेंज कैसे निकालोगे, तो ये इस दिशा में आपको केवल दूरी निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, तो जब समय का मान उड्डयन काल है, उस समय x दिशा की ओर जो आपने दूरी तय किया है वही क्या कहलाएगा, रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ आते आते समय कितना हो गया, t बराबर t हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गया परास। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लें। तो आप लिखेंगे एस एक्स दिशा की ओर क्या होगा, यू एक्स इंटू टी। अब एक्स अक्ष की ओर प्रारंभिक वेग क्या है, यू कॉस थीटा। तो आपने लिख दिया यहाँ पे यू कॉस थीटा। और उड्डयन काल क्या आया था, देख लो पीछे, वो आया था, अगर भूल जाओ तो केवल वन डायमेंशन याद रख लो। वन डायमेंशन में क्या था, 2u/g, इसमें u y वाला जो है वही आता है, तो 2u sin थीटा बाई g, ठीक है। देखो इसको अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, u स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया u स्क्वायर। उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा को एक साथ रख लो, 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो ये बन गया ना sin 2 थीटा। इसका मतलब r बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा g, ये हो गया रेंज। सही है। इसको याद रखने का एक और तरीका बताता हूं। ये क्या चीज है, ये है ux, ये क्या चीज है, ये है uy। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 2ux इंटू uy बटा g, ठीक है ना। ये क्या है, रेंज है, तो यही रेंज हो गया, ठीक है। अब इस रेंज की अधिकतम मान क्या होगी, कि कितने कोण पे फेंकें कि रेंज अधिकतम हो जाए। तो अधिकतम मान होने के लिए ये अधिकतम होना चाहिए, ये अधिकतम कितना हो सकता है, 1। तो 1 होने के लिए कोण कितना होना चाहिए, 90। मतलब 2 थीटा का मान 90 है, तो थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, और आर मैक्स का मतलब अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या होना चाहिए, या तो ऐसे समझ लो, डी आर बटा डी थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0, है ना। मैक्सिमम मिनिमा निकाल रहे हो,
तो डिफ्रेंशिएट भी कर दो तब भी आंसर आ जाएगा उससे। तो डिफ्रेंशिएट करोगे sin 2 थीटा वाला तो क्या आंसर आएगा, लिख के देखिए। तो u स्क्वायर बाई जी, ये तो कांस्टेंट ही रहा, केवल कोण की बात हो रही है, u स्क्वायर बाई जी ऐसे ही रहा। तो sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको लिख दिया आपने cos 2 थीटा इंटू 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, cos 2 थीटा इंटू 2, ठीक है। तो सब कुछ उधर चला गया, cos 2 थीटा बराबर 0, सब कुछ उधर चला गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब 2 थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, पाई बाई 4। तो देखो ये गणित से भी आ गया और इसे लॉजिक से भी लगा सकते थे। इसकी मान अधिकतम होगी 1, इसका मतलब 2 थीटा का मान होना चाहिए 90, तो थीटा का मान होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। तो जब 45 डिग्री से फेंकोगे तो 36 परास अधिकतम आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप फेंक सकते हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि अगर हम ऐसे ही फेंक दें 0 डिग्री पे तब तो बहुत दूर जाएगा, ऐसा नहीं है, 45 डिग्री पे फेंकोगे तभी वो दूर जाएगा, ठीक है। तो वो है कितना, आर मैक्स कितना है, आपने 45 डिग्री पे फेंका तो आर मैक्स आएगा, ठीक है ना। एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आर मैक्स है कितना, तो आर मैक्स है ये पूरा 1 हो जाएगा, तो आंसर हो गया u स्क्वायर बाई जी है, ये मैक्सिमम रेंज है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है, मैक्सिमम हाइट होगा जब आप सीधा ऐसे फेंकोगे तो u स्क्वायर बाई 2g है, और इसमें क्या आ रहा है, u स्क्वायर बाई जी आ रहा है अधिकतम। इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप अधिकतम ऊंचाई तक कितना फेंक सकते हो और अधिकतम 36 परास कितना फेंक सकते हो, तो जो भी होगा वो 36 परास अधिकतम ऊंचाई से ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ग्रेविटी के खिलाफ फेंकना होता है, और यहाँ पे इस तरह फेंक रहे हो जिसमें ग्रेविटी असर नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आप फेंक सकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई से डबल दूर तक आप फेंक सकते हैं 36 परास तक, क्योंकि इसमें u स्क्वायर बाई 2g आता है, इसमें u स्क्वायर बाई जी आ रहा है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात समझ लो कि सेम रेंज आपको 2 कोण पे मिल सकता है, और वो कोण आपस में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ो तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब समझना, अगर आप इस तरह से फेंक रहे हो, एक ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया, तो दोनों में देख रहे हो रेंज सेम आ रहा है, लेकिन एक का कोण अगर थीटा है तो दूसरे का कोण 90 में से माइनस करोगे तो वो कोण आएगा, तो ये कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, पूरा वाला कोण। तो मैं इसको थीटा लिख लूं और इसको मैं अल्फा लिख दूं, तो थीटा प्लस अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कब, यदि थीटा और अल्फा 90 डिग्री है देन सेम रेंज, रेंज समान आएगा, ठीक है ना, दोनों ही कोण में। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, यदि आपने 30 डिग्री पे फेंका है तो वही रेंज आएगा जो 60 डिग्री पे आप फेंकोगे, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में समान 36 परास आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हो दोनों जोड़ोगे तो 90 डिग्री आ रहा है, तो कोई भी 2 कोण जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आए उन दोनों ही कोण पे आपको 36 परास बराबर मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम रेंज आपको मिलता है यदि ये बात होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।
अगला हमें देखना है कि किसी भी क्षण वेग क्या होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि फिर से इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं किसी भी t समय पर वेग निकालना चाहता हूं, है ना। तो वेग इस प्रकार है, ये वेग, ठीक है। तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक इधर, एक घटक इधर, ठीक है ना, ऐसे। तो इसके vy मान लो, ये vy हो गया और ये हो गया vx, ठीक है ना, ये हो गया vx। तो आपको ये देखना है कि जो v घटक है, ये जो v सदिश है, ये कैसे लिखेंगे। तो v सदिश मैंने आपको पहले सिखाया 2 डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप, याद करो मैंने सिखाया था आपको। तो वही काम यहाँ करना है, इसको लिखोगे vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है ना। तो ये अगला है, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बता रहा हूँ वेग, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी क्षण अगर आपको वेग पता करना है, वेग, तो वेग के दो घटक होंगे इसके, x दिशा में बदलने वाला है नहीं, तो x दिशा में क्या आएगा, u cos थीटा i कैप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। py क्या होगा, u sin थीटा माइनस gt, याद करो मैंने vy निकाल के रख रखा है उधर कॉलम, अगर आपको याद हो, है ना। तो ये u sin थीटा माइनस gt का j कैप, ठीक है, ये v सदिश हो गया। तो ऐसे देखेंगे आप, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं आपसे ये जानना चाहता कि v सदिश क्षैतिज से कितने कोण बना रहा है, ये फाई, तो कैसे बताओगे आप। तो tan फाई को क्या लिखोगे, tan फाई लिखोगे vy बटा vx, vy बटा vx, ठीक है ना। अब vy कैसे लिखेंगे, u sin थीटा माइनस gt बटा vx, vx क्या होगा, u cos थीटा, ठीक है ना। ये हो गया tan फाई। फाई क्या है बताओ, फाई है कोण, कहां से, कोण है जो v सदिश क्षैतिज से बना रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से, ठीक है ना। तो अगर v सदिश पूछा जाए कि ये जो कोण है, थीटा नहीं है, ये फाई है, मैंने थीटा लिख दिया गलती में, फाई, थीटा तो ये वाला थीटा है ना, यहां से जो आपने फेंका था वो वाला थीटा है, सही है, ऐसे ये u है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे इसका परिमाण पूछा जाए, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड बराबर रूट के अंदर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका परिमाण, ठीक है ना। इसी को बोल देंगे स्पीड, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, गति, चाल हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है। वेग नहीं है, वेग अगर बोला जाए तो ये होगा वेग, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गई बात, अगर किसी भी क्षण वेग पूछा जाता तो, है ना, तो वेग पूछा। अब मैं अगला आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी पथ का समीकरण क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है ना, ये आपको पता करना है। तो अगला है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ठीक है ना, मतलब पथ का समीकरण, पथ का समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। तो क्या करना होता है, याद करो जरा फिर से, x और y के बीच संबंध निकालना होता है और t को हटाना होता है। तो मैंने क्या लिखा था,
मैंने लिखा था x दिशा में क्या आया था, x दिशा में विस्थापन x इंटू टी, किसी भी t समय की बात हो रही है। तो x दिशा में जो विस्थापन है ना वही x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और ux क्या है, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t क्या लिख सकते हैं आप, t लिख सकते हैं x बटा u cos थीटा। यही होता है ना संबंध। काम क्या करना होता है, x में से या y में से किसी में से t को निकालना है और दूसरे में t को रख देना है ताकि t खत्म हो जाए और x और y के बीच संबंध आ जाए। अच्छा, और sy क्या लिखे थे, uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये लिखे थे। यहां से t लेना है और यहां रख देना है, तो uy क्या हो गया, uy हो गया y, सॉरी sy हो गया y, uy क्या हो गया, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। अब यहाँ पर t को हटाना था और t का मान क्या रखना है, ये इसको यहाँ रखो, देखो क्या आ रहा है। तो t का मान इसमें रख दे रहे हैं, तो t का मान रखने पे क्या आ रहा है, देखिए देखिए जरा ध्यान से, u साइन थीटा इंटू टी है, टी का मान यहाँ रख दो, तो x बाई यहाँ से रखो t का मान u cos थीटा, है ना, माइनस हाफ g टी स्क्वायर, टी का मान यहाँ से रखो, तो x स्क्वायर बटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखते जाओ, u कट जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा, तो y बराबर x टेन थीटा माइनस, इसको या तो नीचे रखो या ऊपर भी ला सकते हो, कोई भी एक, तो इसको लिख लिया आपने, तो इसको लिख सकते हो g x स्क्वायर, इसको ऊपर ला सकते हो या नीचे रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा 2u स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रख लेना, इसको याद कर लो, ठीक। अब इसको अलग अलग फॉर्म में निकाल के रख लेते हैं। देखिए ये तो पहला हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, मैं x टेन थीटा इनमें से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन मतलब बाहर निकाल लेते हैं उसको, तो क्या आएगा देखिए, x टेन थीटा को आपने बाहर ले लिया, तो यहां तो यही ले लिया, तो यहां बचा 1, और एक x आप बाहर ले लिए और एक टेन थीटा बाहर ले लिए, तो टेन थीटा बाहर लेना मतलब टेन थीटा से भाग दे देना, तो टेन थीटा से भाग देने का मतलब क्या हुआ, साइन और कॉस हो गया, है ना। समझना, बात को समझना। आप क्या कर रहे हो, टेन थीटा कॉमन ले रहे हो, तो टेन थीटा से भाग दे दो, तो टेन थीटा से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इस जगह पे आएगा जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर, कॉस नीचे कॉस स्क्वायर था, इसको कॉस स्क्वायर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भाग आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि आप टेन थीटा कॉमन लिए, वहां तो था नहीं तो आपने भाग कर दिया। अभी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा 2 और u स्क्वायर,
इस जी को भी नीचे ले आइए, ठीक है, इस जी को नीचे ले आते हैं। तो अच्छा, यहाँ से तो एक एक्स बाहर आ चुका है, एक्स आपने कॉमन लिया तो एक एक्स कम हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस जी को भी यहाँ से नीचे ले आइए, तो उसको नीचे ले आते हैं, चलो, है ना, इसको यहाँ से हटा लो, तो इसको हटा लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आया। अब जरा ध्यान से देखो फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बोलो क्या होता है? ये तो रेंज होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये तो रेंज होता है, परास होता है ना। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ये हो गया। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है ना, 2 हो गए। तीसरा क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकते हो, याद है वो फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, टेन स्क्वायर में बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर, मतलब पूरी इक्वेशन 10 में आ जाएगी। 10 में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो वो भी एक तरीका है, वो भी एक फॉर्म है जिसको आपको याद रखना होगा। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस में यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, इसको लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि पुट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2u स्क्वायर, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा सब पूरा देखो 10 में बन गया ये इक्वेशन, ठीक है, ये रेंज है, इस प्रकार है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ बच्चों एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि देखिए यहाँ जो x है, ये x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो y x स्क्वायर का फलन बन रहा है और यहाँ पर एक ऋणात्मक बात, इसका मतलब x स्क्वायर है तो ये एक परवलय बनेगा, ये बात तो सत्य है, तो ये पैराबोलिक हो गया। लेकिन इससे मुंह किधर खुलेगा, तो नीचे की ओर खुलेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जब भी आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ग्रेविटी के नीचे ये परवलय पथ में जाता है, और ये इसमें आप गणित से भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सारे सूत्र काफी इंपॉर्टेंट थे। अब जो भी सूत्र निकाल चुके हैं उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं अगर आपको वो रिलेशन याद है तो काफी आसान हो जाता है सवाल सॉल्व करना। जिसमें सबसे पहला है कि रिलेशन बिटवीन क्षैतिज परास ये है रेंज एंड एच मैक्स, ठीक है ना, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल के रख लेंगे, संबंध निकाल लेते हैं। तो देखिए r का मान क्या आया था, याद है आपको, r का मान आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और h का मान क्या आया था, h का मान आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, है ना। अब इसको r को h से भाग दे दो, ठीक है। तो r क्या हुआ देखिए जरा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा और एक 2 और आएगा, तो इसको भाग दे दो, और इसका g भी नीचे है, इसको भाग दो इससे, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो ये g और g कट गए, u स्क्वायर कट गए, और साइन थीटा कट गया। तो क्या आ रहा है देखो जरा,
एच मैक्स सही है, यू स्क्वायर बाई 2g, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, नीचे में 2 होगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g, इसका 2 यहाँ पर होगा, तो ये 2 चल गया ऊपर, तो ऊपर आके क्या बना 4, ठीक है ना, और ये कॉस आ गया नीचे, तो साइन बाय कॉस क्या बन गया जी, tan थीटा। तो r बटा h क्या आ रहा है, 4 बाई tan थीटा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि कोई ऐसा सवाल पूछा जाए कि r यदि n टाइम्स h है तो कितना होगा 10, ठीक है। देखो अगर अब मैं सवाल पूछता हूँ, अगर ये याद है देखना कितने अच्छे आसान होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि आप किसी वस्तु को इस प्रकार फेंक रहे हैं कि रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स आ गया, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि रेंज का मान NH है तो बताए कि थीटा क्या होगा, कितने थीटा में फेंकें, कितने कोण में फेंकें कि अधिकतम ऊंचाई का n टाइम्स रेंज आ जाए, और n का मान दिया रहेगा सवाल में। तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लगा दो, काम आसान हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको इस प्रकार सॉल्व करना शुरू करेंगे आप, r बटा h बराबर 4 बटा tan थीटा। तो यहाँ r की जगह ये लिखोगे NH बटा h बराबर 4 बटा tan थीटा। तो h और h हो गया कैंसिल, तो tan थीटा का मान क्या आ रहा है, tan थीटा का मान आ रहा है 4 बटा n, ये आ रहा है। इसका मतलब थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4 बटा n। अगर मैं स्पेशल केस बना दूं इसमें, स्पेशल केस मतलब कुछ इस प्रकार लिख दूं कि बताओ कितने कोण पे किसी वस्तु को फेंके कि उसका रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट बराबर आ जाए। यदि r बराबर h है तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स 4, ठीक है। तो tan इनवर्स 4 पे यदि किसी वस्तु को फेंकोगे तो उसका अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये सूत्र छोटे मोटे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सूत्र मैं आपको बताता हूं, फिर से एक संबंध स्थापित करेंगे, दिखते हैं। अब जो अगला संबंध है वो संबंध है उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई के मध्य संबंध है, ठीक है ना। उड्डयन काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद है क्या आया था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u sin थीटा बटा g, ठीक है ना, और h मैक्स तो यही है। यहां से मैं u sin थीटा निकालता हूं। u sin थीटा का मान क्या होगा बताइए, u sin थीटा का मान होगा gt बाई 2, gt बाई 2, ये u sin थीटा। इस u sin थीटा को यहां रख लो, ठीक है ना, u sin थीटा को यहां रखो और देखो क्या आता है। तो h बराबर u sin थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको कैसे लिखोगे, u sin थीटा का होल स्क्वायर बटा 2g, ठीक है। अब यहां से इसका मान रख दो, gt बटा 2 का होल स्क्वायर बटा 2g, ठीक है ना। तो ये क्या बना, g स्क्वायर t स्क्वायर बटा 4 दूना 8g, ठीक है। तो g और g कट गए, तो ये क्या आया देखो तो, ठीक से लिख दें इसके। तो ये आ रहा है h बराबर 1/8 gt स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। या फिर उल्टा तरह से लिखो
तो T क्या आएगा? T आएगा 8 H बटा G का रूट। ठीक है ना? तो ये दोनों ही सूत्र याद रख लीजिए, छोटे मोटे हैं, काफी काम आ जाते हैं। ये H का मतलब क्या है? अधिकतम ऊंचाई। T का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके मध्य एक संबंध पहले से मैंने डिराइव करके रख लिया है, ताकि कभी ये दिया जाए तो ये निकाल लो, ये दिया जाए तो ये निकाल लो। ठीक है ना? चलो फिर से आगे बढ़ते हैं एक और संबंध की तरफ। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि क्षैतिज परास दो अलग अलग कोण पर मिल सकता है, जिसमें दोनों कोण के बीच संबंध क्या है कि दोनों को जोड़ोगे तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है? तो वो किस प्रकार आया था, जरा मैं फिर से बना देता हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर इस प्रकार आपने फेंका है किसी वस्तु को ऐसे, ठीक है, तो एक को फेंका आपने u वेग से फेंका है। ठीक है? तो इसके लिए जो रेंज आया वो इस प्रकार आया। फिर आपने एक और फेंका इधर से, तो यहां से जो रेंज आया वो इस प्रकार आया। ठीक है? ये क्या है? थीटा। ये थीटा कोण है, और ये भी u से ही फेंकोगे। u से फेंकोगे तभी रेंज सेम आएगा। ये चीज का ध्यान रखना आपको कि दोनों का u सेम होना चाहिए और थीटा अलग अलग होना चाहिए। और थीटा इस प्रकार होना चाहिए कि एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है? अब दोनों के लिए रेंज एक समान है। ठीक है? ये x है, ये y है। तो देखिए इस दोनों को कि यहां पर इसकी जो अधिकतम ऊंचाई आ रही है h1, ये अलग है, और इसके लिए जो अधिकतम ऊंचाई आ रही है ये अलग है। ठीक है? दोनों के लिए अधिकतम ऊंचाई अलग अलग, और दोनों के लिए उड्डयन काल भी अलग अलग होगा। इसका उड्डयन काल T2 होगा और इसका उड्डयन काल T1 होगा। ठीक है ना? तो आपको H1, H2 और T1, T2 के बीच संबंध स्थापित करना है, ताकि आगे जाकर सवाल थोड़े आसान हो जाए। कब? जब रेंज बराबर है। ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर सेम रेंज। ठीक है? रेंज सेम है, मतलब क्षैतिज परास बराबर है, तब जाके आपको बताना है अधिकतम ऊंचाई का अनुपात क्या होगा और उड्डयन काल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है? तो H1 और T1, तो T1 बताइए पहले क्या लिखेंगे आप? T1 लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई g। ठीक है? T2 क्या लिखेंगे? 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई g। तो ये क्या बन गया? 2u cos थीटा बाई g बन गया। अब मैं अनुपात निकाल रहा था, तो T1 अनुपात T2 क्या होगा? देखिए 2u साइन थीटा 2u बाई जी तो सेम ही होगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये बन गया टैन थीटा। तो इसको आप याद कर लीजिए। पहला कि उड्डयन काल के बीच संबंध कैसा होगा? T1 बाई T2 बराबर टैन थीटा। दूसरा संबंध H1 एवं H2 के संबंध। तो H1 का मान क्या होगा बोलो? H1 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और H2 क्या होगा? u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाई जी। ठीक है ना? u स्क्वायर बाई 2g होता है। तो ये बना u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब दोनों का अनुपात निकालिए, H1 बटा H2 क्या आएगा? वही चीजें u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर 2g कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया।
तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अच्छा मैं एक और रिलेशन निकालना चाहता हूं, जरा देखिए ध्यान से कि रेंज क्या है। रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होगा रेंज। ठीक है ना। अच्छा h1 क्या है, h1 आपने निकाल रखा है, h2 निकाल रखा है, तो मैं h1 और h2 को गुणा कर देता हूं, इन दोनों को गुणा कर देता हूं, तो देखो तो क्या है, ये दोनों तो ठीक है रिलेशन, मैं एक तीसरा निकालता हूं, इन दोनों को गुणा कर दो, तो गुणा करने पे क्या आएगा, u स्क्वायर गुणा हो गया तो बन गया u की घात 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बटा नीचे में क्या बन गया 4g स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया। मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो ये क्या बना r स्क्वायर बराबर u की घात 4, और ये साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, तो बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, इसको स्क्वायर कर रहा हूं। अब देखो जरा इन दोनों में कोई संबंध आ सकता है क्या, देखिए जरा ध्यान से, देखिए यहां 4 है, यहां डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसका मतलब मुझे ऊपर 4 चाहिए, है ना, इस जगह में 4 चाहिए और इनको एक जैसा मैं बनाना चाह रहा हूं, तो मैं समझ रहा हूं कि ये आना चाहिए 16h1 h2। अगर मैं इसको 16 से गुणा कर दूं तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं 4 ऊपर लाता हूं तो ये बन गया रेंज। इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 16h1 h2। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें आपको याद रखना है r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2। समझ में आया कैसे किया मैंने, मुझे रेंज चाहिए था इसमें, तो मैं 16 इधर और 16 इधर गुणा कर दिया, तो ये 4 ऊपर आ गया तो इसके जैसा दिखने लगा ये, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, बस इतना ही। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।